जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। ठीक है। देखो क्या है कि इस वीडियो में ये एक लंबी सीरीज होने वाली है, कई सारे पार्ट्स इसके आएंगे और इस पूरी सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं रैंडम से उठा करके आपको बता रहा हूँ। ये सारे ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफ कैट, एसएससी। ये सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आपकी तैयारी में इतना यूज़फुल साबित होने वाले हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िए। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है, यहाँ से जाकर के आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और जो पीडीएफ्स हैं वो यहाँ पे रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो अगेन मैं फिर से बता दूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला पार्ट है, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं और सिर्फ हम इन इन वीडियोज़ में, ये जो सीरीज होने वाली है, इसमें हम इडियम्स और फ्रेजेस को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब कि घड़ी के अपोजिट। अब इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन, लिखा हुआ है टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज अ वे टू बिग। यहाँ पे एक्चुअली में TOO होना चाहिए था, टू बिग। दूसरा ऑप्शन है ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। तीसरा ऑप्शन है रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम। चौथा है टू अवॉइड टॉकिंग। देखो, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है घड़ी चल रही है, घड़ी के उल्टा, घड़ी के अगेंस्ट में जाना। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मान लो कोई काम करने में आपको 5 मिनट का समय लग रहा है, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में, इतने रश में आकर के उस काम को कर रहे हो कि 5 मिनट की बजाय आपने उसको 2 मिनट में कर दिया। तो आपने क्या किया? आपने क्लॉक के अगेंस्ट काम किया। 5 मिनट वाली चीज को आपने 2 मिनट में ही कर दिया, तो आपने क्लॉक के अगेंस्ट काम किया। एंड दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 2। और मैं फिर से बता दूं, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा ना, आप कभी भूलोगे ही नहीं। मैं इतना रिलेट करके इस चीज़ को बता दूंगा, चाहे वो कहानी के माध्यम से हो या किसी और तरीके से, आपको 100% ये याद हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आराम से, आसानी से हम सारे इडियम्स को सीख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ऑप्शंस आर समथिंग पावरफुल नॉस्टैल्जिक, अ कंपटीशन वेयर द आउटकम इज डिफिकल्ट टू जज और प्रिडिक्ट। तीसरा ऑप्शन है एन अनरिजॉल्व्ड आर्गुमेंट। चौथा ऑप्शन है पनिशमेंट फॉर द क्राइम कमिटेड इन द पास्ट। देखो, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। अगर कोई चीज ब्लास्ट कर रही है आपके भूतकाल से, है ना, जैसे आप अचानक से बैठते हो और आपको अचानक से आपकी भूतकाल की, पास्ट की चीजें एकदम से याद आने लगती हैं, ब्लास्ट करने लगती हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए, समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। आप कहीं ऑफिस में बैठे हो, कहीं बाहर बैठे हो और अचानक से आपको घर की याद आने लगी। मान लो आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की और बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हो और अचानक से आपको मम्मी पापा की याद आने लगी। फिर आप तुरंत, आज तो इतना ईजी हो गया, तुरंत फोन कर सकते हो, बट एक होता है ना सडन ब्लास्ट होता है, कहाँ से? पास्ट से याद आता है। जैसे ज़्यादातर तो स्कूल की मेमोरीज बहुत जल्दी, कुछ आप देखते हो, कोई मौसम देखते हो और अचानक से वो ट्रिगर हो जाता है कि ऐसा स्कूल में हम लोग करते थे, ये मौसम में ऐसा होता था, मज़ा आता था। तो वो पास्ट से आपका ब्लास्ट आ रहा है, तो वो कोई ऐसी समथिंग पावरफुल नॉस्टैल्जिक चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 3, अ ब्लाइंड स्पॉट। बहुत ईजी सा ये इडियम है, इसका क्या मतलब हो सकता है? ऑप्शन है अ पर्सन हु इज ब्लाइंड, अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज मेड, अ पर्सन विद नो इमोशनल फीलिंग्स, या फिर एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट से प्रॉपरली। देखो, अब ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट वो होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप गाड़ी लेके जा रहे हो आगे, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके साइड में मिरर्स लगे हुए हैं ना, इधर की जगह तो आपको दिख रही है, बट इसके इस साइड का जो एरिया है वो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट होगा। तो ऐसी जगह जो आपको दिख नहीं रही है, आपके विजन से बाहर है, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, एट ऑल कॉस्ट्स, इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शंस आर वॉट एवर इट इज नीडेड टू अचीव समथिंग, एन एक्सपेंसिव परचेज, नॉट बी ट्रिफल्ड विद, या फिर टू बी मास्टर ऑफ। सही उत्तर है, देखो कैसे याद कर सकते हो उसको, एट ऑल कॉस्ट्स। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे कोई चीज चाहिए, एट एनी हाउ, एट एनी कास्ट, मतलब हर कीमत में वो चीज मुझे चाहिए। तो हर कीमत में मतलब ये वही लिखा हुआ है, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे,
चाहे जो मुझे लगाना पड़ जाए, मुझे वो चीज चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वॉट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए जो भी जरूरत लगेगी मैं दे दूंगा, उसी के लिए इडियम का यूज होता है एट ऑल कॉस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5, अ नाइट आउल। अ नाइट आउल, इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शंस लिखे हुए हैं, someone who has good eyesight, someone who works very hard, या फिर someone who never works, या फिर a person who prefers to be awake late at night। क्या इसका उत्तर होगा? तो हम लोग आपस में कई बार बात करते हुए एक दूसरे को बोल देते हैं ना, जो लोग रात में ज्यादा जगते हैं तो बोलते हैं क्या उल्लू हो गया रात में जगते हो इतना। तो समझ रहे हो ना, अ नाइट आउल, रात में जगने से इसका रिलेशन है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका है ऑप्शन डी। ऐसा व्यक्ति जो रात में ज्यादा प्रेफर करता है जगना, उसको अ नाइट आउल इडियम के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एट योर बैक एंड कॉल, इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शंस लिखे हुए हैं, टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन, टू कॉल समवन रेस्पेक्टफुली, टू हैव नो कंट्रोल ओवर समवन, या फिर टू कॉल समवन एंड देन डिनाई। क्या मतलब होगा? देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे जो बैक लिखा हुआ ना, बैक, बैक का मतलब होता है इशारा या संकेत करना। तो एट योर बैक या कॉल मतलब आपके इशारे पर या आपके बुलाने पर कोई तुरंत उपस्थित हो जाए, उसके लिए ये होता है एट योर बैक एंड कॉल। मतलब आपने किसी को एक इशारा दिया और तुरंत आपके सामने हाजिर हो गया, जो इशारा कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, तुरंत करने को राजी हो जा रहा है, जो भी कह रहे हो तुरंत राजी हो जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसी सिचुएशंस में एट योर बैक एंड कॉल इडियम का यूज होता है, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है टू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर समवन। जब किसी के ऊपर आपका एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा, तभी तो आप उसको जो भी बात बोलोगे तुरंत करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ परफेक्ट स्टॉर्म, एक परफेक्ट तूफान, इसके लिए क्या होगा? अप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा, या फिर प्रिटी गुड जजमेंट। देखो, कोई चीज परफेक्ट तब होती है जब वो अपने पीक पर होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मान लो किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, और खाना खाने के बाद आपने सुना होगा किसी न किसी को बोलते हो कि यार परफेक्ट सब कुछ था, यानी कि मसाला एकदम परफेक्ट था, नमक एकदम परफेक्ट था, टेस्ट एकदम परफेक्ट था, यानी कि वो अपने एकदम पीक पे था। तो वैसे ही एक ऐसा तूफान जो अपने पीक पे हो, तूफान की क्या तासीर होती है? तूफान आता है तो तबाही मचाता है ना, लेकिन अगर कोई परफेक्ट तूफान होगा, इसका मतलब वो और भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएगा। तो अ परफेक्ट स्टॉर्म का सिंपल सा मतलब हो गया द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, जितनी बुरी परिस्थिति हो सकती है उतनी, उसी के लिए इडियम का यूज होता है अ परफेक्ट स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8, identify the option that can be substituted as the correct idiom for the underlined part of the given sentence। कह रहा है ये जो अंडरलाइन शब्द लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कौन सा इडियम लिखा जा सकता है? ऑप्शंस आर, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, माय कजिन सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द व्हील। तो मेरी कजिन सिस्टर जो नीतू है, उसने वो जो व्यापार मेला लगा हुआ था उसका एक एरियल व्यू लिया। कहाँ से? जो जायंट व्हील थी, जो वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता ना, उस पर बैठ के उसने मेले का सारा एरियल व्यू ले लिया। तो एरियल को याद रखो एयर से, जब आप हवा में जाते हो वहां से जब आप नीचे देखते हो आपको चारों तरफ का व्यू दिख जाता है, वो एरियल व्यू होता है। जैसे ड्रोन्स वगैरह की जो फुटेजेस होती है वो एरियल व्यू होती है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है अ बर्ड इन द गिल्डेड केज, या फिर बर्ड ब्रेन, या फिर बर्ड्स ऑफ द सेम वेदर फेदर, या फिर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बर्ड्स आई व्यू। तो बर्ड्स आई व्यू का भी यही मतलब होता है, क्योंकि चिड़िया ऊपर उड़ती है, तो चिड़िया की आंखों से कुछ भी मतलब जितना दूर का एरिया दिखता है ना वो बहुत बड़ा होता है। एरियल व्यू का सीधा सीधा मतलब होगा बर्ड्स आई व्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द गिवन इडियम करेक्टली। ऐसा सेंटेंस बताओ जिसने इस इडियम को सही तरीके से यूज किया हो। इडियम लिखा हुआ अ डाइम अ डजन। डाइम क्या होता है? एक 10 सेंट का जो कॉइन होता है ना, उसी को डाइम बोलते हैं, जो सबसे कम कीमत का होता है ना। मतलब दर्जनों आपके पास ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं, सिंपल सा ऐसे समझो। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो ना कि मेरे पास मतलब ऐसे सिक्के पड़े हुए हैं जिनकी ज्यादा वैल्यू है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब कम अमाउंट के आपके पास पैसे होंगे, मान लो अब तो चलना बंद हो गया है, आपके पास 4 आने की सिक्के हों, और आपके पास पता चला 100 सिक्के हों 4 आने के, पर उनकी कोई वैल्यू है नहीं है ना, क्योंकि वो उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है, वो आप मार्केट में लेके निकलोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे ही अ डाइम अ डजन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू की ना हो। अब उसका सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है देखते हैं। लिखा हुआ है हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिडंट इम्प्रेस द बॉस।
बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि उसके आइडियाज जो थे ना एकदम डाइम डजन वैल्यू के थे, मतलब किसी भी वैल्यू के नहीं थे। क्यों? क्योंकि बॉस को वो इम्प्रेस ही नहीं कर पाई। जब बॉस को इम्प्रेस नहीं कर पाई तो उसके आइडिया बेकार ही तो गए ना। तो वो डाइम डजन के रूप में यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। बाकी के ऑप्शंस में इसका जो यूज है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज अ नैरो एस्केप। इसका क्या मतलब हो सकता है? नैरो का मतलब होता है सकरा। जैसे मान लो आपने ये ऐसे, ये कोई गली है, ठीक है, और ये ऐसे एकदम पतली सी होगी ना, तो क्या होगा, ये नैरो होगा, बहुत सकरा। और एस्केप का मतलब होता है भागना या जान छुड़ाना, बच के निकलना। तो किसी चीज से एकदम बहुत पास से होकर के बच के निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे हो और आपके एकदम जस्ट साइड से कोई ट्रक निकला, है ना, आपको क्या लगता है कि बस अब तो गए, लेकिन एकदम साइड से ऐसे निकलता है कि आपको चोट नहीं लगती, आप बच जाते हो, तो वो आपका एक नैरो स्केप होता है ना। गिरते गिरते बचे या फिर चोट लगते लगते बची, अ नैरो स्केप वहां पे यूज होता है। ऑप्शंस में क्या क्या है? लाइकली टू फॉल इन द नियर फ्यूचर, डू समथिंग वेरी रिस्की, जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, या फिर ओनली जस्ट सक्सीड इन डूइंग समथिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। साफ साफ लिखा हुआ ना कि आपने जस्ट मैनेज किया, डेंजर को अवॉइड किया और ट्रबल को अवॉइड किया, कि बस कोई मुश्किल आने वाली थी और बच के साफ साफ मतलब बाल बाल बचे जिसको बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं अ नैरो स्केप। ठीक है। अब जब हिंदी में बोलते हो बाल बाल बचे, तो बाल बहुत पतला होता है ना, कि भैया बाल बाल बचे, तो वैसे ही नैरो स्केप का वही मतलब होता है। ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, और मैं फिर से बता दूं ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, हर एक एग्जाम्स में ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और इस सीरीज में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस को ही लेकर के आ रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप, ये यूजर नेम है, इसको जाकर के आप टेलीग्राम में एंटर करेंगे, आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेगी, चाहे वो पीडीएफ हो, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, वीडियो के लिंक्स हो, यहाँ पे आपको अवेलेबल होती रहेंगी। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।